नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। मैं जेपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम कल की क्लास को ही कंटिन्यू पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भारत के संविधान का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के समय में पास किए गए अलग अलग कानूनों की वजह से आगे चल कर के वर्तमान समय में भारत का संविधान अस्तित्व में आया। और इस कड़ी में हमने कल लास्ट में 1858 के इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ा। आज हम 1858 से आगे इंडियन काउंसिल एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वो एक्ट थे जो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राज के दौरान इम्प्लीमेंट किए गए थे या लागू किए गए थे। तो 1858 के बाद इस कड़ी में जो अगला एक्ट या कानून आया वो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। आइएगा स्टार्ट करते हैं। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। देखिए, अगर मैं बात करूं इंडियन काउंसिल एक्ट का, तो ये 1861 में पास किया गया। इस इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम की क्या खास बात थी? फर्स्ट, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या हिंदी में जिसे हम कार्यकारिणी परिषद कहते हैं, ये वो परिषद थी जो किसके अंदर काम करती थी? वायसराय के अंदर। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार किया गया और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार करके इसमें भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत या नॉमिनेट किया गया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार हुआ, फर्स्ट। सेकंड, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार भारतीय सदस्यों को नॉमिनेट या मनोनीत किया गया। दूसरा, इसके तहत आपकी वायसराय की शक्तियों में इजाफा किया गया और वायसराय को ऑर्डिनेंस या हिंदी में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऑर्डिनेंस क्या होता था, इसे वायसराय को जारी करने का अधिकार क्यों दिया गया, और क्या ये फिक्स्ड होता था या ये फ्लेक्सिबल होता था, इसे चेंज भी किया जा सकता था। याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस जो होता था उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 मंथ या 6 महीने की होती थी। आज भी भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि जिस समय भारत की लोकसभा और राज्यसभा कार्य ना कर रही हो, उस समय ये काउंसिल हुआ करती थी। इसमें जब काउंसिल्स प्रोग्रेस में ना हो और जब वायसराय को लगे या आज के टाइम में जब आपकी संसद का कोई भी सत्र काम ना कर रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि इस कानून को इस समय लागू करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आर्टिकल 123 के तहत आज भी भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा पिछले जून में हुआ था, जब 5 जून को 3 नए कृषि कानूनों से संबंधित ऑर्डिनेंस या अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया था। चूंकि उस समय संसद का कोई भी सत्र काम नहीं कर रहा था, तो ऐसी दिशा में क्या होता है कि उस कानून की वैलिडिटी 6 मंथ होती है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर उस कानून को, उस अध्यादेश को संसद द्वारा पास कर दिया जाता है तो वो कानून बन जाता है, अदरवाइज वो अध्यादेश वहीं पर समाप्त हो जाता है। भारत के केस में अगर मैं बात करूं तो जो बिल थे, कृषि कानून बिल, उनको सितंबर में भारत की संसद द्वारा पास कर दिया गया और वो कानून बन गए। अदरवाइज इससे पहले वो खाली राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश थे, और ये राष्ट्रपति ने इसलिए जारी किए क्योंकि कोरोना के कारण और भारत की संसद उस समय एक्टिव या कार्य नहीं कर रही थी। तो ऐसे ही अधिकार उस समय वायसराय को दिए गए कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर उसे कार्यकारिणी परिषद और इन सब से उस अध्यादेशों को पास करवाना होता था, तभी वो लागू होते थे। अदरवाइज उनकी वैलिडिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी। इससे आगे अगर मैं बात करूं 1861 के
भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, तो इसी अधिनियम के तहत पहली बार एक भारतीय को विधि अधिकारी के रूप में और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारत की तरफ से एक भारतीय को विधि अधिकारी के रूप में, एक कानूनी सदस्य के रूप में और इसमें शामिल किया गया। और इस विधि अधिकारी का काम वायसराय को कानूनी मामलों में सलाह देना था। इसके साथ साथ उस समय जो आपकी प्रांतीय परिषदें होती थी, जो आपकी प्रांतीय प्रोविंस काउंसिल होती थी, उसमें और भारतीय सदस्यों को मनोमित या नॉमिनेट करने का अधिकार होता था वायसराय के पास। और इसी कड़ी में इन भारतीय परिषदों में इन्होंने बनारस के राजा और पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को प्रांतीय परिषद में मनोनीत किया गया। किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पास हुई। पहली बार कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, सदस्यों को बढ़ाया गया, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया। इसके साथ साथ प्रांतीय परिषदें जो प्रोविंस काउंसिल होती थी, उसमें पहली बार 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामांकित किया गया। और इसके साथ साथ पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि अधिकारी के रूप में भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इससे आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1861 के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ वो 1892 में पास हुआ। इसे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। इस काउंसिल एक्ट के तहत और पहली बार क्या किया गया, सेंट्रल काउंसिल और इसके साथ साथ प्रोविंस काउंसिल, हिंदी में इन्हें हम केंद्रीय विधानसभा और इन्हें हम प्रांतीय विधानसभा कहते थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों में वृद्धि की गई। इनके सदस्यों में क्या की गई? वृद्धि। याद रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा वो होती थी जो केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पे काम करती थी। इनके पास शक्तियां काफी ज्यादा होती थी। आज के समय में केंद्रीय विधानसभा का मतलब लोकसभा और राज्यसभा से है, जबकि प्रांतीय विधानसभा प्रांतों में होती थी और इनके पास शक्तियां इनके कंपैरेटिवली काफी कम होती थी। भारत में उस समय टोटल 11 प्रांत थे, तो 11 प्रांतीय विधानसभाएं थी। ये एक तरीके से आज के समय की आपकी राज्य की विधानसभाओं जैसी है, तो इनके पास शक्तियां काफी कम होती थी। इस कानून के तहत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं की सदस्यों में बहुत ही अधिक वृद्धि की गई। सेकंड, इसके तहत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हुई? इसके तहत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हुई कि जो भारतीय सदस्य होते थे, जो पार्ट होते थे केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं का, वो पहले भी नामांकित किए जाते थे, लेकिन पहले उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होते थे। पहली बार भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब वो इन विधानसभाओं में और प्रश्न पूछ सकते थे। देखिएगा, उनको पहले प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। इसके साथ साथ जो आपका बजट पास होता था, तो बजट पर भी उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इससे पहले उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, वो खाली नाम मात्र के सदस्य होते थे। और इसके साथ साथ ही इसी काउंसिल एक्ट के तहत ये भी व्यवस्था की गई कि उन्हें पहले की
की तरह वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, उन्हें राइट टू वोट नहीं था, लेकिन अब उनको एटलीस्ट ये अधिकार दे दिया गया कि वो बजट से संबंधित और सामान्य प्रश्न विधानसभाओं में पूछ सकते हैं, जबकि पहले इन भारतीय सदस्यों के पास कोई भी अधिकार नहीं था। यही आपका 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलेगा। इसके बाद और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ उसे 1909 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को हिस्ट्री में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, तो मैं आपको बता दूं, मिंटो भारत के उस समय के वायसराय थे और इसके साथ साथ मार्ले वायसराय के उस समय के सेक्रेटरी या हिंदी में सचिव थे। सेक्रेटरी का काम वायसराय को उस समय सलाह देना होता था और यही रीजन था कि मार्ले और मिंटो दोनों मिलकर के और इन सुधारों को लेकर के आए थे, इसीलिए इन हिस्ट्री में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। हालांकि ये सुधार खाली सुधार ही थे अंग्रेजों के नज़रिए से, लेकिन वास्तव में ये सुधार नहीं थे। 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत पहली बार क्या व्यवस्था की गई? इसके तहत पहली बार डिफरेंट इलेक्ट्रल सिस्टम की व्यवस्था की गई। डिफरेंट इलेक्ट्रल सिस्टम का मतलब है हिंदी में पृथक निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति। और डिफरेंट इलेक्ट्रल सिस्टम को इम्प्लीमेंट या लागू किया गया किसके ऊपर? मुस्लिम्स के ऊपर। डिफरेंट इलेक्ट्रल सिस्टम का मतलब ये है कि आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, मैं अज़ीपाल यादव हूँ, मैं मोहम्मद तौफीक को वोट डालता हूँ क्योंकि वो हमारे यहाँ से एमएलए के चुनाव में खड़े हुए। लेकिन इस इलेक्ट्रल सिस्टम के तहत तो ये कर दिया गया कि मुसलमानों को वोट भी मुसलमान देंगे और उनको इलेक्ट भी मुसलमान ही करेंगे, बाकी किसी और को और वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब हिंदू मुसलमानों को वोट नहीं दे सकते और मुसलमान हिंदुओं को वोट नहीं दे सकते। और अंग्रेज़ों ने इन्हें सुधार कहा। वास्तव में ये सुधार नहीं थे, ये डिवाइड एंड रूल। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत कब से हुई, तो डिवाइड एंड रूल की शुरुआत पहली बार मार्ले मिंटो सुधारों से हुई 1909 में, जब इन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग इलेक्ट्रल सिस्टम की व्यवस्था कर दी। तो याद रखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति आई किसके तहत? मार्ले मिंटो सुधारों के तहत। और अगर आप हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप हरियाणा की हिस्ट्री में पढ़ोगे कि 1909 में जब ये मार्ले मिंटो सुधार आए तो उस समय और जो कवि थे या जो राष्ट्र कवि थे उनमें एक नाम आएगा बाबा बाल मुकुंद गुप्त का, जो हमारे गांव के पास बुढ़ियानी के रहने वाले थे। उन्होंने इसका विरोध करते हुए और शिव शंभू का चिट्ठा नामक एक बुक लिखी थी। उन्होंने कहा था कि ये कुछ नहीं है, ये शिव शंभू का चिट्ठा है जिसके तहत लोगों को सुधारों के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि वास्तव में ऐसे कोई सुधार हैं ही नहीं। आप एक बार इतना नोट कीजिएगा, फिर हम इसके आगे फिर पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा आगे अगर मैं बात करूं तो इस समय पहली बार क्या हुआ? सत्येंद्र प्रसाद जो कि एक भारतीय थे, सत्येंद्र प्रसाद जो कि एक भारतीय थे, उनको पहली बार विधि अधिकारी एक लो मेंबर के रूप में और वायसराय की काउंसिल में शामिल किया गया। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वायसराय की काउंसिल में 4 मेंबर्स होते थे, जिसमें 3 सामान्य मेंबर्स और 1 कानूनी अधिकारी होता था। और सत्येंद्र प्रसाद पहले भारतीय बने जिन्हें वायसराय की काउंसिल में एक विधि अधिकारी के रूप में शामिल किया गया। नोट कीजिएगा प्लीज इसे।
ठीक है, चलिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो एक्ट पास हुए उन्हें 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। इस इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्या थे? देखिएगा, मॉन्टेगू उस समय सचिव थे या सेक्रेटरी थे और उस समय के आपके वायसराय रहे हैं कौन? चेम्सफोर्ड। चूंकि ये दोनों मिलकर के इन सुधारों को लेकर के आए थे, इसीलिए इन सुधारों को हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इन सुधारों के तहत पहली बार क्या किया गया था? मैंने आपको पहले भी बताया कि अंग्रेजों की नज़र में ये सुधार थे, लेकिन वास्तव में ये सुधार नहीं थे। इसके तहत पहली बार डायरची सिस्टम, बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। डायरची सिस्टम या हिंदी में इसे कहते हैं द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन का मतलब था कि बेसिकली इस समय जो आपका शासन था वो दो तरीकों से किया जाता था। एक आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव या हिंदी में जिसे हम केंद्रीय विधानसभा कहते थे, उसके तहत शासन किया जाता था। और दूसरा प्रोविंस लेजिस्लेटिव या हिंदी में इन्हें हम प्रांतीय विधानसभाएं कहते हैं, इनके तहत शासन किया जाता था। पावर जैसा कि मैंने पहले बताई, सेंट्रल के पास ज़्यादा होती थी और प्रोविंस के पास काफ़ी क्या होती थी? कम। इसके तहत और पहली बार ये व्यवस्था की गई कि अलग अलग सब्जेक्ट्स का निर्धारण किया गया, विषयों का निर्धारण किया गया, जिसमें से कुछ विषय पूरी तरीके से और केंद्रीय विधानसभाओं को सौंपे गए। उनमें पूरे का पूरा अधिकार केंद्रीय विधानसभाओं का था और कुछ विषय राज्यों को सौंपे गए, उन पे पूरे का पूरा अधिकार राज्यों का था और कुछ विषय दोनों के पास कॉमन थे, जिन पे राज्यों का, प्रांतों का भी अधिकार था और केंद्र का भी। जैसे अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो करेंसी, मुद्रा है, वो आपका केंद्रीय विषय है, सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसी तरीके से उस समय भी लिस्ट हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं हेल्थ, स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य है आपका प्रोविंस या प्रांत का विषय है। और अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट वन की, तो वो सेंटर के भी अंडर आते हैं आज और स्टेट के भी अंडर। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट दोनों के अंडर थे, कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल के अंडर रखे गए, कुछ सब्जेक्ट किसके अंडर रखे गए? प्रोविंस के। तो इस तरीके से पहली बार अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग के पास पास ऑन किया गया। कौन से काउंसिल एक्ट के तहत? 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। आप इतना लिखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा। इसके तहत और क्या किया गया? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत और पहली बार इलेक्टरल सिस्टम या हिंदी में पृथक निर्वाचन पद्धति को विस्तारित किया गया। जहां पहले इसमें खाली हिंदू और मुसलमानों को बांटा गया था, हिंदुओं को वोट दे सकते थे, मुसलमानों को, अब इसे बांट करके ईसाई और सिखों को भी इसमें शामिल कर दिया। मतलब सिख अब सिखों को वोट दे सकते थे और ईसाई अब किसे वोट दे सकते थे? ईसाइयों को वोट दे सकते थे। बेसिकली यहाँ तक आते आते इन्होंने बड़े लेवल पर डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की शुरुआत कर दी। हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को ही क्या दे सकते थे? वोट। यह आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रहा है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत ही पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन या हिंदी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अगर मैं आपसे करूं इसकी स्थापना की गई और अगर आपसे कोई पूछे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत की गई थी, तो इसमें आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश उस समय सबसे पहली बार कौन से आयोग ने की थी? ली आयोग ने की थी। और इसी ली आयोग की सिफारिश पर आगे चल करके पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई। यह आपका था 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं।
आगे चलेगा। इसके आगे और लास्ट जो एक्ट या जो लास्ट कानून ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पास किया उसे 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1935 कहा गया है। याद रखिएगा ये अंग्रेजों द्वारा पास किया गया भारत का अंतिम कानून था। और अगर मैं बात करूं भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से ही लिया गया है। क्या क्या विशेषताएं थी इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत? इसके तहत पहली बार और फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था की गई। एक फेडरल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंट्रल केंद्र और स्टेट राज्य एक साथ मिलकर के राज करते हैं। इसमें पहली बार, उस समय स्टेट का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, उस समय आपके प्रोविंस या प्रांत थे। 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई कि हर प्रांत को, हर स्टेट को केंद्र का हिस्सा बनना होगा। एवरी प्रोविंस शुड बी ए पार्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, कि हर प्रांत केंद्र का हिस्सा बनेगा। किसी भी प्रांत के पास ये अधिकार नहीं था कि वो केंद्र का हिस्सा ना बने। हर किसी को संघ या केंद्र में शामिल होना था। हाँ, एक चीज थी, उस समय के जो देसी क्राउन या जो देसी रियासतें थी उनको ये अधिकार दिया गया कि चाहे तो वो संघ का हिस्सा ना बने, वो अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रख सकते हैं। और यही रीज़न था कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर की देसी रियासतों ने संघ में मिलने से मना कर दिया। तो पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। इसके तहत और दूसरी बार क्या किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की गई। उसके लिए भी जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे वो इसी में पास किए गए थे। और इसके तहत भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। थर्ड, इसके तहत पहली बार 3 लिस्ट या सूचियां बनाई गई जिन्हें हम सेंट्रल लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कंकरंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर वो विषय रखे गए जिनके अंतर्गत पूरी का पूरा अधिकार राज्यों को है। सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत वो सब्जेक्ट रखे गए जिसपे पूरे का पूरा अधिकार केंद्र को है। और कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत वो सब्जेक्ट रखे गए जिनके ऊपर केंद्र और राज्यों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में पूरे का पूरा तब पढ़ेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 60% से ज़्यादा हिस्सा इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय शासन अधिनियम या परिषद अधिनियम ही है। जब हमारा संविधान बना तो हमने सीधा 60% जो चीज़ें हैं वो सीधे का सीधा 1935 के एक्ट से ही उठा ली। तो जब हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स या स्रोत पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरे का पूरा दोबारा से पढ़ेंगे 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट को। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड कीजिएगा दूसरों को हमारे चैनल को, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।